नमस्कार साथियों, शारदाबा निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत। कल हमने अनिवार्य हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त की थी और हमने देखा कि किस प्रकार से हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम उसी पाठ्यक्रम के द्वितीय खंड से जो व्याकरण व रचना है अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ करेंगे। व्याकरण व रचना के अंतर्गत आज हम भाषा, व्याकरण व लिपि विषय का अध्ययन करेंगे। अब सर्वप्रथम, जैसा कि हम सबको विदित है और हमने पाठ्यक्रम की जब चर्चा की थी तो उसमें देखा था कि भाषा, व्याकरण व लिपि नामक विषय वस्तु से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और वह 2 अंकों का होता है। कभी कभार इसके 2 प्रश्न पूछ लेते हैं 1-1 अंक के, और कभी एक ही प्रश्न पूछते हैं 2 अंकों के, अर्थात 2 अंकों का ही यह अपना विषय है। हम प्रारंभ करते हैं भाषा। भाषा क्या है? हम जानते हैं कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखते हैं कि जब से मनुष्य का इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ है तब से लेकर आज तक मनुष्य को अपने विचारों, भावों व सूचनाओं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज की इकाई होने के कारण भी अपने संदेशों का संप्रेषण करना, आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के विचारों को, दूसरों के भावों को ग्रहण करना, इसकी आवश्यकता उसे पड़ी है। प्रारंभ में, यानी जो प्रागैतिहासिक काल था, उस प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता था वह संकेतों के माध्यम से करता था। अब संकेत का मतलब वह अपने हाव भाव प्रकट करता, इशारों से बातचीत करता या किसी प्रकार की ध्वनि निकाल कर दूसरे को संकेत करता। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और उसके विचारों की अभिव्यक्त करने का रूप, यानी अपने भावों को, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक प्रकट करने का जो तरीका था वह तरीका बदल गया। और अब सामाजिक प्राणी हमने कहा ही है, तो सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे परस्पर विचार विनिमय करना पड़ता है, तभी वह किसी की बात को समझ सकता है और अपनी बात को आसानी से समझा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों को दूसरों तक प्रकट कर सकता है। और हम जानते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों की अपनी पृथक पृथक भाषा है। अपना देश भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। उनमें से जो प्रमुख भाषा है, जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, वह हिंदी है। और अपना जो संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 से लेकर लगभग 10 अनुच्छेदों तक अपनी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में उसमें अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। अब परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका प्रकार किस प्रकार का है? तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भाषा शब्द का अर्थ क्या है, भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और भाषा के प्रकार कितने हैं, उन्हीं के संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे तो जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसके पूर्ण अंक हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु में टाप यानी आ प्रत्यय लगाने से हुई है। और इस भाषा शब्द का अर्थ क्या है? जैसे कि हमने पहले ही कहा था, कहना, बोलना, क्योंकि बोलेंगे तो ही सामने व्यक्ति तक
अपने विचार जा पाएंगे। उच्चारण करना, ये सारे के सारे भाषा शब्द के अर्थ हैं। भाषा अपने भावों व विचारों को लिखित या मौखिक रूप में अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य यही तो काम करता है कि ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों का सहारा लेता है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। और जब वह उनका सहारा लेता है तो वो जो प्रकार हैं वही प्रकार सही मायने में भाषा कहलाती है। इसीलिए कहा गया है कि या तो मनुष्य लिखित रूप में अपनी बात को सामने तक प्रकट कर सकता है या मौखिक रूप से अपनी बात को प्रकट कर सकता है। अधिकांश मनुष्य मौखिक रूप से प्रकट करता है और अति आवश्यक होने पर वह लिखित रूप का सहारा लेता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा के कुल भेद कितने हैं। तो भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब ये जो मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, इसके बारे में हम संक्षिप्त करते हैं। सबसे पहले हम मौखिक भाषा की बात करते हैं। मौखिक का मतलब मुख, मुंह से जो बात कही जाती है, बोल कर, अर्थात कि जब किसी मनुष्य द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति मुख ध्वनि से या बोल कर की जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। छोटी कक्षाओं में भी हमने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब द्वादशी कक्षा में भी अगर ये विषय जुड़ा है तो 2 अंक मैं समझता हूँ कि बड़ी सरल तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है लिखित भाषा की। जब किसी मनुष्य द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर प्रकट की जाती है, अर्थात पत्र लिखना, पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स लिखना, किताबें लिखना, तो वह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है, किसी न किसी माध्यम से लिखित रूप में पहुंचाता है। चाहे वह पत्र हो सकता है जिसे हम लेटर बोलते हैं, पुस्तकें हो सकती है, पत्र पत्रिकाएं हो सकती है, उनके माध्यम से वह अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। तो वह जो प्रकार है, लिख कर प्रकट करने का जो प्रकार है, वही लिखित भाषा कहलाती है। अब लोगों के मन में आता है, यार भाषा और बोली ये दोनों एक ही है या भिन्न भिन्न है? तो मैं आपको बताऊंगा कि भाषा और बोली दोनों ही अलग है। अब आपके दिमाग में आता है, ऐसे कैसे? हम जहाँ रहते हैं और जिस प्रकार हम अपने मुख से ध्वनि को निकालते हैं, आप लोग उसे भाषा समझ बैठते हैं, और वो भाषा समझ बैठना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको केवल 2 बातों के माध्यम से ही भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले हम बोली के संबंध में बात करते हैं। बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसका किसी प्रकार का कोई भी व्याकरण नहीं होता, कोई शब्दकोश नहीं है। आप जैसा बोलते हैं सामने वाला आपकी बात को समझ जाता है, लेकिन वही बोली लेकर आप किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं और वह यदि आपकी बात को नहीं समझ पाता तो आप समझ लीजिए कि आप द्वारा जो बात कही गई है या आप द्वारा जो चीज़ बोली गई है वह वास्तव में बोली है, भाषा का रूप नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। भाषा क्या है? यह विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। इसका व्याकरण भी होता है, इसका शब्दकोश भी है और उसमें खूब सारे साहित्य भी लिखे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि भाषा का दायरा बहुत ही व्यापक है और बोली का जो दायरा है वो संकुचित है। कई विद्वान लोगों ने ऐसा कहा भी है। अब विद्वान लोगों ने कहा कि 2 कोस पर बदले वाणी, 4 कोस पर वाणी, इस प्रकार की जो बात कही गई, इस प्रकार की बात से ये भी सिद्ध होता है कि बोली और भाषा दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी, ये बात इसीलिए कही गई कि आप यहाँ जहाँ रहते हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे, 10 किलोमीटर के बाद अगर आप लोग जाएंगे, 15 किलोमीटर के बाद आप आगे जाएंगे तो उनके शब्दों में परिवर्तन आ जाएगा, उनके बोलने के तरीके में परिवर्तन आ जाएगा,
बोलने के ढंग में परिवर्तन आ जाएगा, नए नए शब्दों का प्रयोग वो लोग करेंगे जो शब्द हम लोग जानते ही नहीं है। तो ऐसी जो ध्वनि उनके मुख से निकलती है उस ध्वनि को बोली कहते हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझाने का जो तरीका है वह भाषा का तरीका है, क्योंकि इसमें व्याकरण के नियमों का भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भाषा का जो रूप है हम सबके सामने लिखित और मौखिक रूप में, और भाषा का जो छोटा सा अध्याय था वो समाप्त हुआ। अब हम आगे करते हैं व्याकरण के संबंध में। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण शब्द का निर्माण वी प्लस आ प्लस कर्ण से हुआ है, अर्थात कर्ण शब्द में वी और आ नाम के उपसर्ग जुड़े, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस व्याकरण शब्द की जो बात करते हैं कि व्याकरण क्या है, क्यों आवश्यकता है इसकी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्याकरण ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा, वर्ण, शब्द एवं वाक्य की शुद्धता के नियम सीखते हैं। अर्थात आप जैसा कुछ भी हिंदी में लिख दें वह सही है या गलत है, उस सही और गलत को पहचान करने का कार्य व्याकरण करता है। इसलिए क्या कहा गया कि एक विद्या है व्याकरण, जिससे हम लोग वाक्य की, शब्दों की, वर्णों की, भाषा की, सबकी शुद्धता को सीखने का काम करते हैं। इसलिए परिभाषा भी आपके सामने लिखी हुई है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये थोड़ी कठिन भाषा लगती है तो हम सरल भाषा में समझते हैं कि ऐसा वह व्याकरण या वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। अब एक प्रश्न और परीक्षा में पहले भी आया हुआ था, और वो क्या था कि जो व्याकरण है उस व्याकरण के विभाग हैं। मुख्य रूप से 3 विभाग बताए हैं। पहले तो अंग कि व्याकरण के 3 अंग, ध्वनि, शब्द और वाक्य। और सही मायने में विभाग की बात करें तो व्याकरण को मूल रूप से 3 भागों में बांटा है। इसी में संपूर्ण व्याकरण आ जाती है। पहला भाग है वर्ण विचार का, दूसरा शब्द विचार का, और तीसरा जो भाग है वह वाक्य विचार का है। इन्हीं के अंतर्गत, इन्हीं के अंदर अपनी हिंदी विषय की जो हिंदी भाषा का जो सारा रूप है वो इसी में ही समाहित है। बात करते हैं अपना जो तीसरा अध्याय है लिपि। लिपि की बात करते हैं तो क्या है लिपि? लिपि है लिखने का ढंग। जैसा कि मैंने आपके सामने एक चीज प्रकट की है, वह चीज क्या है कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा है, उसमें भी वो जो लेटर्स हम लोग बोलते हैं वो चिन्ह है। आपके सामने ब्राह्मी लिपि लिखा हुआ है, ये जो चिन्ह आपको दिखाई देते हैं ये ब्राह्मी लिपि के चिन्ह हैं। आगे चलते हैं गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा को लिखने के ये चिन्ह आपके सामने हैं। आगे चलते हैं देवनागरी लिपि, हिंदी को लिखने के ये चिन्ह हैं। सही में क्या है? लिपि लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो ढंग है, जो आप लिखते हैं, वो जो आप चिन्ह बनाते हैं वही चिन्ह लिपि कहलाती है। जो आप बोलते हैं, बोलने पर एक चिन्ह आप प्रकट लिखते हैं, वो चिन्ह लिपि कहलाती है। तो आप देखेंगे कि लिपि की जो परिभाषा है, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। यह उपयुक्त लिपियों के चिन्ह दिखाए गए, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये विषय इतना ही सरल है जितना मैंने आपके सामने प्रकट किया है। परीक्षा में प्रश्न भी मूल से इतने ही पूछे जाते हैं। कभी कभार थोड़ी गहराई से पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकांश 3 ही प्रकार के एक प्रश्न बनता है कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए, या व्याकरण के विभाग कितने हैं। विभागों को समझाइए।
अब 1 नंबर का प्रश्न है, तो जो 1 नंबर का प्रश्न बनता है उसका उत्तर आपके सामने है। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपके सामने जो आपका प्रथम अध्याय भाषा, व्याकरण और लिपि से संबंधित था उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और आपने भी मन से इन्हें समझने का प्रयास किया। जो बातें मैंने आपको बताई है वह बातें भी कुछ बातें लिखने की है, और मूल में जो प्रश्न बनते हैं उत्तर देने के जो प्रकार है वो प्रकार आपके सामने है। मैंने जितनी भी बातें कही उन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।